जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महावने इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंतर्गत हम लोग एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और एम्पियर के परिपथीय नियम का हम लोग दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि परिनालिका है और यह परिनालिका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। तो आज हम लोग परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको ये बतला दें, नॉर्मली परिनालिका के बारे में कहा जाता है कि ऐसी कुंडली जिसकी लंबाई उसके व्यास की तुलना में बहुत ही अधिक हो, तो ऐसी कुंडलनी को ही परिनालिका कहते हैं। लेकिन अब अगर हम साइंटिफिकली देखें परिनालिका के बारे में, तो परिनालिका है क्या? तो यह एक लंबी बेलनाकार कुंडलनी होती है जिसको कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के तारों को परस्पर, तांबे के विद्युत रोधी तार होते हैं, विद्युत रोधी तारों को परस्पर आपस में लपेट करके बनाया गया होता है। और ये जितने भी विद्युत रोधी तार होते हैं ये एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो कुंडली के भीतर यानी परिनालिका के भीतर बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर कुंडलनी बहुत लंबी हो और तांबे के तारों को सटा सटा करके लपेटा गया हो, उस स्थिति में कुंडलनी के बाहर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अंदर के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में नगण्य होता है, यानी बाहर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र काफी दुर्बल होता है। और हम आपको ये भी बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाओं के कारण ही उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो कुंडली के अक्ष के अनुदिश होती हैं। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो इसके लिए एम्पियर के परिपथीय नियम का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और एम्पियर का परिपथीय नियम आपको मालूम है, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू 0 आई होता है। तो अब हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम लेफ्ट की वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट की वैल्यू क्या है? तो हम क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो अब उसी तरह से वेक्टर बी का परिमाण, ये तो क्लोज्ड इंटीग्रल रहेगा ही, वेक्टर बी का परिमाण बी है और वेक्टर डीएल का परिमाण अगर डीएल है और फिर इनके बीच बनने वाला कोण थीटा है। तो अब देखें, जैसा कि हमने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो कुंडली के अक्ष के समांतर होती है या अनुदिश होती है। तो जब अनुदिश होती है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अब इस स्थिति में इसकी वैल्यू क्लोज्ड इंटीग्रल ये बी और फिर डीएल कॉस 0 हो जाएगा। और आपको मालूम है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। एक चीज और हम आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र बी है, चुंबकीय क्षेत्र बी की ही गणना करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी हम बाहर निकाल लेते हैं और क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल हो जाएगा।
अब हम आपको बता दें, हम यह मान लेते हैं कि टोटल जो कुंडली की लंबाई है या कुंडली में जो तार को लपेटा गया है, तार की टोटल लंबाई हम मान लेते हैं यक्स है, हम मान लेते हैं कि यक्स है। तो इस स्थिति में क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल की जो वैल्यू हो जाएगी वो यक्स हो जाएगी। तो फिर ये हो जाएगा आपका बी और क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल के जगह पे यक्स हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो लेफ्ट की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब राइट में म्यू जीरो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमको आई की वैल्यू निकालनी है, और आई क्या है? कुंडली में प्रवाहित होने वाली संपूर्ण धारा है। हम ये मान लेते हैं कि एक फेरे में प्रवाहित होने वाली धारा आई जीरो है। तो कुंडली में अगर फेरों की संख्या n हो तो एक फेरे में अगर आई जीरो धारा प्रवाहित होती है और फेरों की संख्या n हो तो टोटल प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो n आई जीरो होगी। लेकिन यह एकांक लंबाई के लिए है, और अगर टोटल लंबाई हमको पता है कि टोटल लंबाई यक्स है, तो यक्स लंबाई में अगर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा हो तो हम यहाँ यक्स से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और फिर ये टोटल कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा निकल जाती है। तो अब इसको याद रखे रहिएगा, यन जो है कुंडली में टोटल फेरों की संख्या है और आई जीरो जो है प्रत्येक फेरे में प्रवाहित होने वाली धारा है, और यक्स कुंडली में जो तार लपेटा गया है उस तार की टोटल लंबाई है। अब हम यहाँ पर देखें जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसमें हम लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू रखें तो लेफ्ट की जो वैल्यू हमको मिली है वो बी एक्स है, और ये इज इक्वल टू म्यू जीरो, और आई की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो है यक्स यन आई जीरो। अब यहाँ यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई जीरो। तो आप याद रखे रहेंगे, अगर कोई परिनालिका है तो परिनालिका के भीतर उसके अक्ष पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई जीरो के इक्वल होता है। लेकिन अगर ये भी आप याद रखे रहिएगा कि अगर कुंडली के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आधा हो जाता है। तो अगर सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना होगा तो इसका हम आधा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा म्यू जीरो एन आई जीरो अपान हो जाएगा 2। तो अब हम यहाँ पर चाहें तो आई जीरो के जगह पे हम आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा दिमाग में रखे रहेंगे कि अगर किसी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, और अगर परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई जीरो अपान हो जाएगा 2। तो ये रहा एम्पियर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग, और हमें उम्मीद है कि ये दूसरा अनुप्रयोग आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और उसको ऑल पे कर दीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।